सीआईबी का एबीएम के दो तीन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिनसे केस स्टडी वगैरह आती है तो उसको हम वो करते हैं। तो इसमें केस स्टडी में जो है आपका यूनियन बजट वाला जो टॉपिक है, जीडीपी वाला जो टॉपिक है, और उसके साथ साथ टाइम सीरीज का रिमेनिंग पार्ट है और लीनियर इक्वेशन है। ये चार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपको मिस नहीं करना। इंटेंशनली ये टॉपिक शुरू में नहीं लिए आते हैं क्योंकि आप लोग एक बार लेंगे फिर भूल जाते हैं। अभी कंसंट्रेशन है आपका, 10-12 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि क्लास मिस करने का मतलब है हर क्लास का 1-2 मार्क्स आपका मिस हो सकता है। ठीक है। और आज हमने लिया है फर्स्ट क्लास में, टॉपिक का नाम है यूनियन बजट। देखिए यूनियन बजट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। ठीक है। बजट जब भी बनाया जाता है तो वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर में होने वाले रिसीट और पेमेंट, ठीक है, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के हिसाब से वो बजट बनाया जाता है। और उस बजट में कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। तो बेसिकली बजट जब भी होता है तो ये प्रोजेक्टेड होता है, अनुमानित, एस्टिमेटेड होता है, लेकिन फ्यूचर में उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप बहुत ही एडामेंट हैं कि नहीं जो कहा है वही करना है, तब तो ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल फिक्स रहे, अदरवाइज उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। और खास कर से अगर बात करें आप एक्सपेंडिचर पे, तो ये हो सकते हैं कि नहीं मुझे इतना ही खर्च करना है, ठीक है, आप एक फिगर कर सकते हैं, लेकिन जो इनकम है आपकी, रेवेन्यू है, उस पर आप सोच सकते हैं, हो सकता है उससे कम हो जाए। ठीक है, आपने कुछ सोचा हो और वो ऐसा ना हो जाए। ठीक है। तो बजट को जब हम पढ़ेंगे तो उसके कंपोनेंट भी पढ़ेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन आता है एक तो बजट के कंपोनेंट से आता है, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल, जो उसमें एक्सरसाइज है उससे आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल, उसमें एक्सप्लेनेशन आपसे पूछता है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन वो पूछता है एग्जाम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बजट जब भी बनता है तो बजट के मेजर जो हेड होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको मेजर हेड नहीं पता होंगे तब तक आप सोच नहीं पाएंगे वो क्या चीज है। ठीक है। तो बजट के दो इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट था रिसीट, यानी आपके पास कुछ रिसीट है, जब तक आपके पास रिसीट नहीं होगी तब तक आप उसका एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट होता है रिसीट, रिसीट होता है, और दूसरा पार्ट होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो जो रिसीट और एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, तो रिसीट की अगर हम बात करें तो कोई भी जो मनी है, फंड है, वो आपके पास आ रहा है, वो रिसीट होती है। और आपके पास आ रहा है से मतलब है, हमने बोला कि हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट, यानी भारत सरकार के बजट, हम स्टेट के बजट की बात नहीं करें, किसी कंपनी के बजट की नहीं बात करें, किसी फैमिली के बजट की नहीं बात। तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, तो जो रिसीट होती है उसको भी डिफाइन किया हुआ है टाइप में। तो रिसीट जो होती है, यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, रिसीट होती है या तो रिवेन्यू टाइप की रिसीट और या कैपिटल टाइप। ये जो चार्ट बन रहा है, ये जो चार्ट बन रहा है, इस चार्ट से पूरे चैप्टर का स्केलेटन तैयार होता है। ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी इसी तरह का होता है। कैसे होता है? नंबर ए रिवेन्यू और नंबर बी कैपिटल। ठीक है। लेकिन एक बात है, एक्सपेंडिचर को फर्दर टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। टू ब्रॉड कैटेगरी, एक होती है नॉन प्लान और एक होती है प्लान। तो अगेन अगर हम प्लान की बात करेंगे तो प्लान में भी फिर वही दो बातें होंगी, ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बी कैपिटल। अगर आपको इतना चीज समझ में आ रही है तो समझ लो आप अपने जो एग्जाम में आने वाले जो केस स्टडी है उसको भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये डिफाइन नहीं कर पाते कि रिवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है,
और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर में दो ब्रॉड कैटेगरी और दी है, क्या नॉन प्लान है या प्लान, नॉन प्लान है या प्लान। ठीक है, तो इस तरह हम लोग, ये इसका मेजर स्केलेटन हो गया। अब बात करते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू की जो रिसीट होती है वो उसमें क्या क्या होता है। तो रिवेन्यू रिसीट में फिर फर्दर दो डिवाइड होते हैं। ये एक तो होती है टैक्स वाली और एक होती है नॉन टैक्स वाली। यानी गवर्नमेंट को जो रिसीट मिलती है वो या तो टैक्सेबल होगी या नॉन टैक्सेबल होगी। ठीक है, अगर कैपिटल में डिवाइड करें तो या तो वो डेट रिसीट होगी या वो नॉन डेट होगी। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑलवेज या तो डेट टाइप का होगा या नॉन डेट टाइप का। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू को ये जैसा लेफ्ट में ग्रीन दिया है टैक्स नॉन टैक्स, ऐसा नहीं बांटा गया। ठीक है, रेवेन्यू वाले में तो बांटा गया है लेकिन एक्सपेंडिचर वाले में नहीं बांटा गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। थोड़ा सा रिवाइज टाइप का कर लीजिए। रिसीट होती है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताऊं, ये रिसीट और इनकम में क्या फर्क है? रिसीट और इनकम में क्या फर्क है? जैसे मैं किसी ए पर्सन की बात करता हूँ, ए पर्सन को जो सैलरी मिलती, इनकम या मैं यहाँ पे सैलरी मान लेता हूँ, 60,000 सैलरी मिलती है पर मंथ। ठीक है, तो उसकी मंथ की रिसीट कितनी होगी? कितना? 60,000। मैं ये कह रहा हूँ कि 60,000 तो होगी लेकिन प्लस कुछ और भी हो सकता। मान लिया उसने उस ईयर में एक हाउसिंग लोन ले लिया और हाउसिंग लोन ले लिया 6 लाख रुपए का या 60 लाख का। तो अगर हम देखेंगे तो इस केस में उसकी जो रिसीट है वो कितना है? 60 लाख और 60,000। बात समझ में आई? मीन्स रिसीट के आने का जो तरीका है वो नॉट ओनली इनकम प्लस एनी डेट भी हो सकता है। इसीलिए आप ऊपर देख रहे हैं कि रिसीट वाले कॉलम में आपने रेवेन्यू और कैपिटल लिखा है, और कैपिटल में उसने एक कॉलम और दिया हुआ, कौन सा टाइप का? डेट टाइप का। यानी अगर आप कहीं से कर्जा ले रहे हैं तो इनकम तो नहीं है लेकिन आपके बजट के लिए क्या है? बजट के लिए क्या कहलाया जाएगा? वो पता है अपन लोग इससे तो दुखी रहते हैं बेसिकली। अपन यादव जी मसूरी में है या क्लास में है? चलो, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रिसिट जो होती है वो नॉट ओनली इनकम बट कोई भी तरीके से आया हुआ पैसा होता है। मान लिया आपको यहीं पर 5 लाख का LIC का क्लेम मिल जाए, ठीक है, और इसके अलावा आपके फादर ने 2 लाख रुपए दे दिए, तो इनकम से ज्यादा बढ़कर है रिसीट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह गवर्नमेंट को जो भी पैसा आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ इनकम भी आ सकता है। अगर वो इनकम आएगा तो इन दोनों में से कहाँ होगा बताओ? A1 होगा या A2 होगा? A1 होगा। B1 होगा या B2 होगा? टैक्स वाला पैसा होगा ना सर? हाँ, अब जरूरी नहीं टैक्स वाला हो। जैसे अगर टैक्स देखना बोलूंगा होगा मैं, सर, अगर टैक्स बोलूंगा तो टैक्स ही होगा, लेकिन नॉन टैक्स भी होता है। मान लिया सरकार की कुछ कंपनियां हैं, सरकार की कुछ कंपनियां हैं, वो साल भर बाद सरकार को क्या देती हैं? प्रॉफिट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट का डिविडेंड देती है। ठीक है, नॉन इसी टैक्स में तरह है। सरकार कुछ अपने भी काम करती है, उसको अपनी डायरेक्ट इनकम भी होती है। एक तो वैसे करके हुई अपनी कंपनियों के थ्रू, एक सरकार को अपनी भी कुछ इनकम होती है। जैसे आपने, सरकार ने कोई कुछ पेनल्टी लगा रखी है या उसने हाउस टैक्स का रिसीट, जो आप लोग टैक्स जमा करते हैं, टैक्स हटा दो
सरकार ने कोई टोल पे पैसा ले रही है, तो सरकार कोई भी पैसा लाइसेंस अपने फीस पास ले वगैरह। रही है, हाँ, तो वो जो कोई भी पैसा ले रही है उसको रिसीट बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या फर्क है। देखो, रिवेन्यू वो होती है जो साल भर के अकॉर्डिंग ली जाती है। जैसे हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं ना, वहाँ पे करंट रिवेन्यू और कैपिटल में पढ़ते हैं। तो कैपिटल वो होती है जिसको लॉन्गर पीरियड के लिए लिया जाता है। तो आमतौर पर जो कर्जा होता है, सरकार मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से $10 बिलियन ले रही है, तो वो क्या है, लॉन्गर रन के लिए, ठीक है, तो कर्जा ले रही है। या वर्ल्ड बैंक कोई लॉन्ग रन के लिए कोई पैसा दे रहा है जो कर्जे के फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रॉस वो देखिएगा, सरकार कैपिटल के नाम पे कुछ लेती है, लेकिन जब वो एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो एक्सपेंडिचर में उसमें एक एक्सपेंडिचर करेगी जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक। मीन्स हाँ, मैं बता रहा था कि रिसिट जो होती है, डेट रिसिट, उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट देना होता है, तो वो आपके एक्सपेंडिचर में है। और एक्सपेंडिचर में अगर आया तो कौन से वाले में आ रहा है, रेवेन्यू, ठीक है। इसी तरह से जो आपने लोन्स दे रखे हैं, लोन्स गिवन, जैसे मान लिया श्रीलंका को लोन दे दिया आपने, तो जिसको आपने लोन दे रखे हैं वो लोन जो दिए हुए हैं उस पे भी आपको क्या इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट। तो लोन लेना और देना ये रिवेन्यू साइड भी है और एक्सपेंडिचर, लेकिन उस पे लगने वाला इंटरेस्ट वो रिवेन्यू टाइप के इनकम में और रिवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर में, ठीक है। प्लान की बात करें अगर करें तो प्लान का मतलब होता है जो सेंट्रल प्लान में बजट होता है, लोकेशन सेंट्रल के जो प्लान्स चलते हैं 5 ईयर प्लान में जो खर्चा करती है, और नॉन प्लान में जो 5 ईयर प्लान के अलावा खर्चा, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से कर, ठीक है। तो चलो चलते हैं बुक की तरफ। नॉन डेप्थ और डेप्थ का एक एग्जांपल दे दीजिए। इसका नॉन डेप्थ और डेप्थ का, डेप्थ नॉन बोला डेट और डेट का, ये देखिए, बहुत सारा ये है देखिए, जो आपने लोन दिया था अगर उसकी रिकवरी आती है तो आपके लिए वो क्या है, डेप्ट नॉन रिसिप्ट। डेट। नहीं, डेट रिसीट नहीं है। डेट रिसीट ये होगी जब आप किसी से लोन ले रहे हो, ये तो लोन की रिकवरी आ रही है ना। अगर कैपिटल आपने रिसिप्ट हो जाएगा सर वो। किसी को $50 बिलियन का लोन दे दिया तो उससे बोला जाएगा ना कि 24 या 25 किस्तों में जमा करना, तो एक एक इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी आएगी, $1 बिलियन की। पूरे साल में कितनी आएगी, 12, ठीक है। तो ये वो लोन है जो आपने दिया हुआ है, तो इसकी जो किस्तें आएंगी वो इंस्टॉलमेंट वो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस में आएगी, ठीक है। और अगर चलिए हम नॉन डेट डेट की में बात क्यों करें, लिया, ये सर नॉन डेट में क्यों लिया, हमने तो डेट में दिया था ना, डेट में दिया दिया था, था हमने उसको। बिल्कुल अब ठीक है, हमारी रिकवरी आ गई तो हमारी हाँ, डेट वही तो इनकम होगी ना, डेट की इनकम ही तो होगी वो। चलो ठीक है, बता दो। डेप्ट रिसिप्ट मतलब हुआ आपने कि किसी को हमने लोन जो दिया, लोन लेके पैसा लिए। सुनो, आपने किसी को लोन दिया और दिया उसको कैपिटल पर्पज में, ठीक है, दे दिया। अब उसकी जो वापसी आ रही है तो वो आप कर्जा थोड़ी ले रहे हो। अगर आप क्लास में डिस्टर्ब करते हैं ऐसा, अगर आपने किसी को लोन दिया है और लोन की वापसी हो रही है तो लोन दिया तो उसके लिए तो डेट है, उसके लिए क्या है, डेट है, और आपने उसको एक्सपेंडिचर में डेट में दिखा रखा। लेकिन जब इसकी रिकवरी आती है ना तो रिकवरी नॉन डेट में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आप उससे कर्जा थोड़ी ले रहे,
यहाँ तो वो चीज आएंगी जो एज ए लोन आप उठा रहे हैं, आपने लोन दिया हुआ है और वो लोन वापस जब आता है तो वो नॉन डेट में आता है। इसी तरह से अगर आप लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं, सर एक चीज और बताएंगे, हाँ, अगर इसको हम नॉन टैक्स में हाँ, क्यों नहीं ले सकते? नॉन टैक्स में तो ले सकते हैं कि टैक्सेबल तो है नहीं है ये, नॉन टैक्स नहीं में भी तो ये ले सकते इनकम हैं। नहीं है, इनकम नहीं है ना, अच्छा इसलिए। इनकम नहीं है ना, ये तो हमारा हाँ पैसा वापस आ रहा है। ठीक है इंस्टॉलमेंट सर, में ठीक आ है रहा सर। है, इंस्टॉलमेंट नॉन में इनका टैक्स जो रिटर्न में आ रहा है रिवेन्यू है ना, वापस। सर रिवेन्यू वाले में इंस्टॉलमेंट जो इनकम है, नॉन टैक्स और ये डेप्ट रिसिप्ट, नॉन डेप्ट रिसिप्ट बिल्कुल ही अलग नेचर का हो गया ना। वो तो रेवेन्यू हो गया जो हमको साल में कई बार मिलता है, और कई कैपिटल हो बार गया मिलता है, छोटे जो छोटे एक टुकड़ों में बार मिलता है, करेंगे और उसका बेनिफिट कई बार कई साल तक राइज होते रहेगा या फिर देना पड़ेगा, वो चीज हो कैपिटल गया। में आएगा। हाँ जी। ठीक है, तो वन शॉट जो लंबे समय के लिए कुछ दिया जा रहा है वो कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब एक बार देखो, जो आपका क्वेश्चन है शायद यहाँ पे भी क्लियर हो सकता है कि आप डेट रिसीट पहले देखो जरा। डेट रिसीट का मतलब है ऐसा पैसा जो आपने दुनिया से कर्जे के फॉर्म में ले रखा है। जैसे आपने मार्केट से लोन ले रखे, आपने मतलब सरकार ने शॉर्ट टर्म बोरोविंग कर रखी है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग किससे करती है? किससे करती है? 1 साल के अंदर वापस करना होता है। ट्रेजरी गवर्नमेंट बिल से। आरबीआई वगैरह। हाँ, और अब ये देखिए, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस विदेशों से प्राप्त सहायता। विदेशों से हेल्प। हाँ, लेकिन ये डेट में सहायता है, ये ग्रांट नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, जो ग्रांट होती है वो डेट में नहीं आती, ग्रांट जो है डेट में नहीं आती। लेकिन जो असिस्टेंस है, असिस्टेंस का मतलब 0% वाला लोन। मतलब असिस्टेंट का मतलब, जैसे आप अपने मित्र को जब देते हैं तो उसने कहा भाई 2000 रुपये दे दिए उसने, अगर वो 2000 रुपये वापस कर रहा तो एक तरह से आपने उससे असिस्टेंस दे रखी। ठीक है, सिक्योरिटीज इश्यूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, जो आपका एनएससी पीपीएफ वगैरह होता है ना, तो सरकार उससे भी पैसा पब्लिक से लेकर के अपने वहां क्या दिखाती है? कर्जा दिखाती है, क्योंकि वापस करना है। ऐसा पैसा जो वापस करना है वो डेट में आएगा। स्टेट के प्रोविडेंट फंड का पैसा अपने पास रखती है और जब वहां से डिमांड आती है तो जाती है। अदर रिसीट और कोई मैं बना अन्य दूंगी। रिसीट। ठीक है, तो ये पूरा हुआ हमारा डेट रिसीट। और नॉन डेट में क्या है? पहली बात तो जो आपने लोन दिए हुए उनकी रिकवरी। दूसरी बात, मिसलिनियस कैपिटल रिसीट, कुछ और आया। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलता हो है सकता है। एक्सक्लूड स्टेट गवर्नमेंट के जो लोन्स और यूनियन टेरिटरी वाले होते हैं उनको हटा के कह रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं ऊपर वाली फिगर में जरा सेट करता हूँ। यहाँ देखिए, तो अभी हमने बात करी थी कि जो भी हम लोन दे रहे हैं, ये हमने लोन दिया हुआ, लोन का जो इंटरेस्ट कमाएंगे वो तो यहाँ आएगा, लेकिन लोन का जो रिकवरी होगा, लोन का क्या रिकवरी होगा वो कहाँ पर आएगा? नॉन डेट में आएगा। ये बात समझ गए ना, कि आपने लोन दिया, लोन के दो कंपोनेंट वापस आते हैं। एक आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका रिवेन्यू में आ जाता है, और जो लोन आपने दिया वही। क्यों? क्योंकि जब आपने लोन दिया था तो आपने कैपिटल पार्ट पे ही दिया था और कैपिटल पार्ट पे ही वापस आए। आपने दिया 10,000 का लोन और 10 साल के लिए दिया, तो हर साल 1000 आएगा। तो ये जब गया खर्चा हुआ तो एक 1 शॉट में हुआ, लेकिन जब ये वापस आएगा तो कितनी शॉट में आएगा? 10 शॉट में, मीन्स 10 ईयर्स में आएगा। तो पहले ईयर में केवल इसका 1000 है, पहले ईयर में क्या है? केवल 1000 है। ठीक है, क्लियर होगी बात? सर जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा उसके 2 पार्ट करेंगे, ऐसा कहना चाहते हो आप हमें कि प्रिंसिपल और हाँ इंस्टॉलमेंट? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे, मतलब जो किस्तें होती है ना उसकी आएंगी। तो जो इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें जो प्रिंसिपल का पार्ट है वो इधर आएगा और इंटरेस्ट का पार्ट इधर आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का पार्ट नीचे आएगा और इंटरेस्ट का पार्ट ऊपर आएगा। चलो, और इसी तरह रिवर्स भी चलेगा। रिवर्स का मतलब है जो आपने लोन ले रखा है, आपने लोन लिया हुआ है, तो आप भी क्या होंगे, दो वापसी दो तरह से करेंगे। एक तो आप इंटरेस्ट देंगे
इंटरेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ से डेबिट हो जाएगा जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जो आप रिपेमेंट करेंगे वो कहाँ पर आएगा जरा बताओ तो। यहाँ आ जाएगा। आप हर साल $2000 दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, और सर लिया मान काफी लिया खचमच आपने सी मच कितना गई, काफी खचमच है? मच गई, समझ नहीं आ रही कहाँ से कहाँ जा नहीं रहा। है ना, तो वो तो 1 बाय 1 देखना पड़ेगा ना शुरू से ही। तो आपको शुरू से अगर आप देख रहे हैं तो वो पकड़ना पड़ेगा ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, एक्सपेंडिचर वाले को थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूँ। एक्सपेंडिचर इसमें सॉरी कैपिटल का बनाता हूँ। कैपिटल में रिसिट और एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल में हम दो कैटेगरी बात कर रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक तो है हमारी डेट वाली और एक है नॉन डेट वाली, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक डेट वाली है और एक नॉन डेट वाली। जैसे मान लिया हमने 50,000 का कहीं से डॉलर का खर्चा लिया, वो कर्जा लिया, तो जब आप इसको रिपे करेंगे तो रिपेमेंट करने के समय डेबिट क्या करेंगे आप? नॉन डेट करेंगे। मान लिया आपने 50 किस्तों में देना है, तो पर ईयर आपका 1000 है। तो किसी पर्टिकुलर ईयर के बजट में यहाँ पे नॉन डेट एक्सपेंडिचर में सिर्फ इसके अगेंस्ट में कितना आएगा? 1000। और इसके साथ में आप क्या पेमेंट करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो करेंगे वो कौन सी वाली रिसीट से करेंगे? वो एक्सपेंडिचर से करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पता लगा उसका $10 आपका पर एनम इंटरेस्ट जाता है, ठीक है। और ये जो 50,000 है आपने सपोज कीजिए 2021 में लिया, 2022 में, इस तरह से 1,000 आप पर एनम देते रहे। अगर आपने 2-3 लिए हुए डेट तो हर एक का जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो इंडिया में जो जो बजट का जो पैसा है, तो वो पैसा कहाँ जाता है, ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपको। तो जब आपने कहीं से कर्जा लिया होगा, अगर वो नॉन इंटरेस्ट वाला है तो आपको केवल प्रिंसिपल वापस करना है, लेकिन अगर इंटरेस्ट वाला है तो आपको, जैसे पुराना एग्जांपल है थोड़ा सा, तो इसमें देख रहे हैं आप, ये देखिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पैसा कैसे आ रहा और कैसे जा रहा। ये देखिए बाहर से पैसा इसमें कहीं दिख रहा आता हुआ, कितने पैसे आ रहा बाहर? ₹1 आ रहा है, ₹1 जा रहा है, ऐसा दिखाया है इसमें। नहीं वो तो ₹1 में से कितना पैसा आ रहा जा रहा, ये 20 पैसे। 20 पैसे। तो जो बोरिंग है बोरोविंग आपकी जो आ रही है लाइबिलिटीज, यस वो आपको 20 पैसे आ रही है। अब 20 पैसे जब बोरोविंग आ रही है तो जाएगी भी ना कुछ। तो जाने में एक तो उसने इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है, एक उसने क्या किया हुआ? इंटरेस्ट पेमेंट। एक उसने इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ। इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहा है? 18 पैसा। 18 पैसा तो इंटरेस्ट में जा रहा है। तो इंटरेस्ट के साथ और क्या जा रहा होगा उसका? रिपेमेंट भी जा रहा होगा। रिपेमेंट दिया हुआ कहीं पे? नहीं, उधर वाले में डालो। सर वाले में नहीं, तो अच्छा पैसा जाता है भाई। 8 पैसे थोड़ी जाएगा रिपेमेंट। अगर आप बोरोविंग 20 की ले रहे हो 2 पैसा रह गया सर। हैं? 18 पैसा तो इंटरेस्ट हो गया, 2 पैसा रह गया प्रिंसिपल का शायद। नहीं, वो जो इंटरेस्ट है वो केवल इसी वाले का थोड़ी ना है, वो तो लास्ट ईयर से जो लिया हुआ पिछले 70 सालों में अच्छा अच्छा। हर तरह का आ जाएगा ना, केवल इसी का नहीं रहेगा। बोरोविंग 27 पैसा ले रहा है और जो पेमेंट दिखा रहा है वो कम क्यों दिखा रहा है? अच्छा, उसका एक रीजन हो सकता है, ठीक है, समझ गया। देखो आप जब 60 लाख का लोन लेते हैं तो जो इंस्टॉलमेंट होती है कितनी होती है? 50-60 हजार ऐसी होता है ना। यानी कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो तो ओवर द पीरियड करेंगे। ओवर द पीरियड अगर पेमेंट करेंगे तो रिपेमेंट जो होगा बहुत छोटा होगा। अब इसमें क्या हो सकता है? सेंट्रल प्लान इंटरेस्ट पेमेंट तो 18 पैसे दिखा रहा है, डिफेंस सब्सिडीज अदर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो ये जो आपका रिपेमेंट है वो अदर एक्सपेंडिचर में होगा। जो आपका एक्सपेंडिचर है
वो अदर एक्सपेंडिचर है, वहां जो 11 पैसे दिखा रहा है ना, 11 पैसे दिखा रहा है, 11 नॉन पैसे दिखा प्लान, रहा है, राइट राइट वाले में देखो। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। हाँ, तो एक्सपेंडिचर का नॉन प्लान पार्ट है, एक्सपेंडिचर का कौन सा पार्ट है, नॉन प्लान। नॉन, और अगर हम अपनी इस पिक्चर में इसको ड्रॉ करना चाहें तो पिक्चर में वो कहाँ जाएगा, ये जिसका रिपेमेंट है, ये जो रिपेमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका मतलब कहाँ जाएगा, इधर में जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, कैपिटल में नहीं, कैपिटल में दिया हुआ है। हाँ सर। कैपिटल में भी नॉन प्लान है ना। अच्छा ठीक है, वो कैपिटल वाले में नॉन प्लान, ठीक बनाया तुमने, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हमने दो पार्ट करे थे यहाँ पे, एक करा था कौन सा वाला, नॉन नॉन प्लान, प्लान वाला, और एक कौन सा करता, प्लान वाला। प्लान। तो ये नॉन प्लान वाले में है, ठीक है। अभी ये रिपेमेंट वाला नीचे बुक वाले में भी देखेंगे जरा, यहाँ देखिए। सर नॉन प्लान वाले में इंटरेस्ट का पेमेंट चला जाएगा। हाँ हाँ, नॉन प्लान है ना, हमारी ठीक। प्लानिंग से फर्क थोड़ी पड़ता है, अगर हमने लिया है किसी कर्ज तो देना पड़ेगा। ठीक, चलो अब जो मैंने वो चार्ट वैसे बनाया था, ये लीनियर में देख लीजिए आपको, ये चार्ट लीनियर में। तो सबसे पहले रिवेन्यू रिसीट में कौन सी रिसीट आती है, टैक्स। टैक्स में कौन कौन से, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, अदर टैक्स एंड ड्यूटी, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया गया अब, जीएसटी में। जीएस। लेकिन एक्साइज ड्यूटी अभी भी दो चीजों पे लगती है, पेट्रोल और लिक्विड वाइन, इनमें अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग रही है। और एक और दिया हुआ है कि जो यूनियन टेरिटरी टैक्स कलेक्ट करके देते हैं, ये तो खुद का सेंट्रल का टैक्स है, और ये कौन सा टैक्स है, यूटी भी तो कलेक्ट करके देती है। ठीक है, जितनी भी टैक्स रिवेन्यू आती है उसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड में, स्टेट का जो फंड है, स्टेट वालों को कुछ पैसा उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिया था। तो आपकी जो टैक्स रिवेन्यू है ग्रॉस वाली, वो माइनस होके कैसी बन जाती है, नेट। बन जाती है। ठीक है, तो ये है टैक्स रिवेन्यू। अब बात आती है नॉन टैक्स में क्या कमाते हैं। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा वाला है, विच वाज द लोन दिया है जो गिवन टू, सरकार ने जिसको जो हाँ, अदर्स, जो लोगों को लोन दिया हुआ उसमें इंटरेस्ट आ रहा। और ये क्या है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं या गवर्नमेंट के पास जो किसी कंपनी के क्या है, शेयर। शेयर्स। अब देखो एक्सटर्नल ग्रांट, मैंने बोला था ना असिस्टेंस और ग्रांट में फर्क। तो ग्रांट को इन्होंने नॉन टैक्स रिवेन्यू में लिया हुआ और ग्रांट वापस नहीं की जाती। ग्रांट इसने सर कहा वो कि दान, दान जो देते हैं, हाँ, अनुदान दान दान, ही होता है वही ना। चीज, मतलब वो चैरिटी टाइप का। हाँ जैसे केदारनाथ में आपदा आई थी तो वहां के लिए हाँ 10,000 करोड़ रुपए आ गया, इस तरह से। ठीक है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, कुछ नॉन टैक्स की अदर रेवेन्यू, और कुछ रिसीट जो यूनियन टेरिटरी देती है टैक्स के अलावा, कि भैया हमने इतना और कमाया, ये भी ले लो। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगी, आपकी टैक्स और नॉन टैक्स को जोड़ लेंगे तो टोटल आएगी। ठीक है, और अब आती है कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट में हमने दो बनाए थे, कौन से, नॉन डेट और डेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ और दे रहा है, कहता है रिसीट आर नेट रिपेमेंट, द रिसीट्स आर नेट रिपेमेंट। क्या बोलता है, रिसीट में टोटल की रिवेन्यू, टोटल की कैपिटल, और एक वर्ड और आ गया, क्या, कैश बैलेंस में कमी आना, कैश बैलेंस में कमी आना। अब देखो मान लिया आपके पास, जो मैंने एग्जांपल ऊपर दिया था, जिसमें मैंने कहा था किसी की इनकम 60,000 है लेकिन उसको सैलरी के अलावा भी जो पैसा आ रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए उसकी सैलरी तो इतनी थी लेकिन उसके पास 5,000 घर में रखे, कैश रखा, घर में कैश रखा था। ठीक है, वो कैश अब हो गया कितना, 3,000। तो इसे बोलते हैं ड्रॉ डाउन। क्या बोलते हैं, ड्रॉ डाउन। ये जो 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए कहाँ गए, बोलो। ये 2,000 रुपए एक्सपेंडिचर कर उसके दिए होंगे। पास इधर आ गए,
यानी उस ईयर के रिसीट में आ गए। ये जो जेब में पैसे रखे थे ना उसके पास पिछले साल, अगर इस बार बंद करते समय कितने निकले हो, 3000, इसका मतलब 2000 रुपए यहाँ पर ऐड हो गए उसके। मींस सरकार के पास मान लिया 5 लाख ट्रिलियन डॉलर थे और इस बार एंडिंग पे उसे 2000 ट्रिलियन डॉलर दिख रहे हैं, इसका मतलब 3000 ट्रिलियन डॉलर उसने इस वर्ष के रिसीट में ले लिए और उनका यूज किया होगा। क्या किया होगा? उनका यूज किया होगा। ठीक है। और इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, जो आरबीआई का जो फंड होता है ना, उसमें से जो 1,75,000 करोड़ निकाले थे, तो आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा था वो कम हो गया, तो इसका मतलब ड्रॉ डाउन हो गया। तो कैश का ड्रॉ डाउन होना मतलब आपके लिए अवेलेबल होना होता है, आपके लिए अवेलेबल। आया किसी को समझ में? मतलब जितना ड्रॉ डाउन हुआ होगा उतना रिसीट, टोटल रिसीट में ऐड हो बिल्कुल, जाएगा। वो रिसीट का पार्ट हो गया। तो इसीलिए टोटल रिसीट को उसने बताया है, तो सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ ये टोटल रिसीट को बोला हुआ है कि रिसीट ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल तो है, प्लस जो आपका कैश बैलेंस में कमी आई है, कमी आने का मतलब आपने जेब से पैसे निकाले हैं और सर निकाले हैं कैश 100 बैलेंस रुपीज को आपके कैश लिए। इन हैंड बोलते हैं क्या? हाँ, कैश इन हैंड बोल दो आप। एक आम तो आदमी के लिए आरबीआई कैश इन हैंड, सर कंपनी के लिए कैश इन हैंड। आरबीआई जो पैसे ट्रांसफर करती है वो तो कैश इन हैंड में शो करती है क्या? बिल्कुल हाँ, जो आरबीआई के पास अपना कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, अगर उसमें से गवर्नमेंट की निगाह है, जैसे अभी ये जो गवर्नमेंट चल रही है इसने 2 बार पैसा निकाला है, लगभग करीब 4 लाख करोड़ रुपए, जी 4 लाख करोड़ रुपए जो उसके पर्स में हुआ करते थे, किसके? आरबीआई। आरबीआई के। तो वो निकाला, इस 4 लाख को उसने यहाँ शामिल कर लिया, और इस 4 लाख का किया क्या होगा उसने? जो हमारे बजट का पार्ट है, जो रिवेन्यू और रिसीट का पार्ट है, इस 4 लाख को यहाँ पे कहीं ना कहीं लगाया होगा। ठीक है, जी सर। चलो अब बात ठीक। आती है सर ये पहले फाइनेंस। कैश कहाँ पे, मतलब पहले जब कैश था ये तो कौन सी उसमें हेड में था ये? अभी तो आपने रिसीट में दिखा दिया, ये पहले कौन से हाँ, कैश में था? पहले कहाँ पे था मतलब ये जो पिछले साल का बचा था, नहीं बचा तो था वो अगर जो इस साल का जो बचा हुआ कैश है वो हम कहाँ दिखाते हैं? रिसीट में दिखाते हैं उसको? वो उसको नहीं कहाँ कैश दिखाते बैलेंस हैं? में दिखाते हैं, ना रिसीट में ना पेमेंट। मतलब वो एक्स्ट्रा है एक तरह से। आप ऐसे समझो कि एक होता है आपके पास बैलेंस शीट और एक होता है P&L। ये जो हम बना रहे हैं ना बजट, ये P&L का पार्ट है, और ये जो कैश बैलेंस है ये किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का पार्ट। और सर जो बैलेंस शीट में क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो आपके पास जो पिछले साल जो एंड हुआ था कैश बैलेंस, वो पूरा पूरा अगर लॉक में रखा जाए, पूरा पूरा किस में रखा जाए? लॉक में। लॉक में रखा जाए, तो वो इस साल की रिसीट नहीं बन सकता। नहीं समझे? लेकिन बैलेंस शीट में तो हम वो बोलते हैं ना कि वो उसकी कैपिटल हाँ हो जाती दिखाओ, थी जो बैलेंस शीट में कैपिटल। दिखाओ, बैलेंस बैलेंस शीट शीट में में तो कैपिटल दिखाओ, लेकिन हाँ कैपिटल का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप उसे खर्च कर रहे हैं। कैपिटल होने का मतलब ये है कि आपने एक चीज रखी हुई है, और अगर कैपिटल में से आप खर्च कर रहे हैं तो वो उस बार की आपकी रिसीट का काम करेगी उस ईयर में, तभी आप उसको कहीं खर्च करेंगे। मींस बैलेंस शीट से कोई भी आइटम निकलेगा, बैलेंस शीट से कोई भी आइटम निकलेगा तो वो आइटम आपका एक तरह से रिसीट में आएगा उस ईयर की। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद समझ में आ जाए आपको। इधर देखिए, बैंक हम लोग कैश इन हैंड डेबिट करके कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट देते हैं, तरह से भाई हाँ वो भी वही है, क्योंकि आपने उतने फंड का इस्तेमाल किया, कस्टमर को उतना आपने रिसीव। उतने फंड का इस्तेमाल कस्टमर को क्रेडिट पेमेंट करने में किया। इधर देखिए, एक आम आदमी की बात करता हूँ, उसके पास 31 जनवरी 2000 30 मार्च 2022 को उसके पास घर में, अपने पास, मम्मी के पास, पापा के पास, बच्चे के पास कुल मिला के 15,000 रुपए थे। ठीक है, और इस सब ने 15,000 रुपए अपने पास रखे हुए। आपको 1 अप्रैल को बजट बनाना है,
आपको 1 अप्रैल को क्या बनाना है, बजट बनाना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि मेरी सैलरी आएगी 50,000 और मैं खर्चा ऐसे ऐसे करके करूंगा। लेकिन आपने जोड़ा कि आपका खर्चा कितना निकल के आया, 60,000। तो आपको 10,000 रुपए कहाँ से मिलेंगे बताइए। कैश में से ले लेंगे 15,000 जो है या तो आप यहां से उठा लेंगे, अगर आपने यहां से उठाया तो आपके लिए वो रिसीट का काम कर रही है, ठीक है, और इसी के साथ साथ यहां माइनस कर देंगे। तो आपकी फैमिली में जो कैश था वो क्या हो गया, ड्रॉ डाउन हो गया। और ये कैश इस महीने का नहीं है, पुरानी आमदनी है आपकी, पुराना पैसा है आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा, अगले साल, अगले महीने फिर देखा आपने कि आपका सैलरी 50,000 है और खर्चे 80,000 हो गए, तो पैसा कहाँ से लाएंगे आप? या तो आप 5,000 इसे यूज कर लीजिए, नहीं कर रहे तो 30,000 कहाँ से ला सकते हैं आप? borrowing। बोरोविंग करके लाएंगे। मीन्स ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। और अगर आप बोरोविंग नहीं कर पा रहे तो आपको एक्सपेंडिचर क्या करने पड़ेंगे, थोड़े से कम। कम करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है जो पुराना जो बैलेंस आपके पास बचा हुआ है सरप्लस, उस सरप्लस के पैसे को आप कैश के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। और ये बनता कैसे सरप्लस, इसे भी देख लीजिए। सरप्लस कैसे बनता है, आपको पिछले साल 31 मार्च 2022 तक जो सैलरी मिली और जो एक्सपेंडिचर है, सैलरी मिली 6 लाख और एक्सपेंडिचर हुए आपके 5,50,000। तो ये जो 50,000 है आपकी बैलेंस शीट में क्या कहलाएगा, आपके पास किस फॉर्म में रखा रहेगा, कैश के फॉर्म में। लेकिन अगले साल आप इसका चाहे तो यूज कर सकते हैं, और करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, कैश ड्रॉ डाउन। कैश क्या कहलाएगा, ड्रॉ डाउन। चलो आगे देखो, अब बात आती है सर एक्सपेंडिचर। सर छोटी सी चीज है, मैं कहूँगा मैं लास्ट में पूछ लूंगा। मेरे का सिर्फ इतना सब पॉइंट है कि ये कैश आया तो किसी ना किसी हेड पे ही आया होगा ना। फिर पिछले पहले साल, अगर पिछले साल का किसी हेड पे आया होगा वो तो रिसीट का ही हाँ पार्ट होगा, वो, या हाँ नॉन वो टैक्स का रिसीट पार्ट पिछले होगा, साल, या टैक्स का पार्ट होगा। पिछले, सुनो, पिछले साल होगा ना वो उसका पार्ट रिसीट का। हाँ जैसे मैं अभी आदमी का एग्जांपल दे रहा था तो सैलरी से बचाया उसने, मतलब ये जो भी कैश ड्रॉ डाउन है पिछले वो साल समझ कहीं गया ना कहीं सर। से आया होगा। ड्रॉ डाउन का मतलब मैं समझ गया सर, ड्रॉ डाउन इट्स ओके, जो आप कह रहे हो वो ठीक कह हाँ, रहे हो। बस हाँ, मेरे को सिर्फ ये फंडा समझ नहीं आ रहा कि वो पहले भी तो रिसीट का पार्ट होगा ना, किसी इसलिए बिल्कुल किसी हेड में होगा, पड़ा होगा, नॉन बिल्कुल टैक्स का होगा, पार्ट होगा या टैक्स का पार्ट होगा या किसी बिल्कुल होगा। कैपिटल का पार्ट। तो वो अब हम इस साल क्यों नहीं उसमें ले रहे उसको, था तो उसी ऐसा का होता पार्ट ही। है, चलो उसका एग्जांपल भी मेरे पास है। चलो बाद में आप इस देना सर, बार, कोई बात हाँ नहीं नहीं, नहीं बाद में हो दे गया देना सर। क्लियर, नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन में समझ गया। आप, ऐसा है, कोई प्रॉफिट कंपनी कमाती है, वो कमाती रिसीट से है ना, ठीक है। उसका जो प्रॉफिट होता है अगले साल कहाँ चले जाता है, P&L मेरी बैलेंस कैपिटल शीट में में, जाता है, नहीं जाता है? मेरी कैपिटल में नेटवर्थ में जाता है। तो बैलेंस शीट का पार्ट बनता है ना वो। सर और अगर आप निकालेंगे वहां से पैसा तो वो फिर पीएनएल का पार्ट बन जाएगा। ठीक है सर, अगर ओके। आप पैसा निकालेंगे तो पीएनएल का पार्ट बन। जब कोई कंपनी लॉस में जाती है ना, तो लॉस जी में सर, जाने के लिए अपना डिफिसिट का फाइनेंसिंग अपने पीछे कैपिटल से ही तो करती है, ठीक है पुराने सर, पार्ट से, ठीक। ठीक है चलो सर। आगे देखो, एक्सपेंडिचर का पार्ट। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे तो अगेन वही मैंने बताया था कि नॉन प्लान और प्लान, नॉन प्लान और प्लान। तो नॉन प्लान में क्या चीजें हैं, देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, उस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से खर्चे, जैसे हमने कहा भैया ब्याज का पैसा देना है और कोई प्रीमियम देनी है, यानी जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और ऐसे ही जब आप इनकम कर रहे हैं तो वो भी कौन से उसमें है, रिवेन्यू के रिसीट में। मींस इंटरेस्ट का पेमेंट करना या रिसीट करना, वो कैसा पार्ट है, रिवेन्यू का। ठीक है सर। प्रीपेमेंट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है जो आप इंश्योरेंस के लिए हमेशा प्रीपेमेंट होती है ना, पूरे साल भर। सर लेकिन नॉन प्लान में क्यों है? क्योंकि ये हमें, हमारी प्लानिंग से नहीं होता है, हमें सर करना ही जी, करना है।
सर जितना हमने कर्जा लिया तो हमारे को पता ही होता है कितना मेरे को इंटरेस्ट देना है, वो तो मेरा प्लान हो गया ना चीज। नहीं 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 नहीं, अगर मान लिया लोन बढ़ जाएगा, उसने लोन बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, कुछ प्लान का मतलब बहुत सिंपल सी बात सुनो। प्लान का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान्स चल रहे हैं, जैसे एजुकेशन के मिड डे मील चल रहा है, ठीक है, और आपका ये कोई सब्सिडी चल रही है, आपका इंदिरा आवास योजना चल रही है, पीएम आवास योजना चल रही है, तो जो सेंट्रल के प्लान में खर्चा है उसका मतलब है। प्लान का मतलब प्लानिंग से नहीं है, प्लान का मतलब उन्होंने जिस मद में प्लानिंग की जो योजना है, उन प्लानिंग पर किसी मद में कोई अमाउंट अगर डिक्लेयर किया हुआ है तो वो है प्लान है। अदरवाइज सब प्लान, जैसे आपका घूमने जाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो घूमने जाने का मन जो कर रहा है वो खर्चा आपका प्लान में है या नॉन प्लान में? आपके अकॉर्डिंग प्लान में है, नॉन ठीक है। प्लान में आएगा तो वो। आम आदमी का प्लान का मत मानो उसे, क्योंकि ये डेविएट किए जा सकते हैं। अगर क्योंकि आपको वहां कोई जाके पता दिक्कत नहीं आ होगा। गई, हाँ, हाँ, क्योंकि वहां अगर जाके पता नहीं आपको क्या दिक्कत खर्चा हो आ जाएगा। गई तो आप इसे बदल सकते हैं। हाँ, 5,000 का रूम 7,000 में मिलेगा तो फिर नॉन प्लान हो हाँ, गया ना तो वो जी, प्लान समझ गए। नॉन प्लान में कन्वर्ट हो गया। मतलब तो ये वो प्लान चीज से मतलब है, ठीक है सर। हाँ, ठीक प्लान है से सर, ठीक है मतलब है जैसे खाना खाना है आपको, तो वो तो खाना ही है, जो बहुत जरूरी करना ही करना है वो प्लान में ऐसे समझ, ठीक है। चलो आगे देखो, डिफेंस की सैलरी वगैरह, सैलरी और कुछ खर्चे, सब्सिडी जो आती है, तो सब्सिडी जो सॉरी जो जाती है, जो स्कीम्स में सब्सिडी देते हैं, वो भी आपके किस में है? एक्सपेंडिचर में। किसमें है? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर कौन से वाले एक्सपेंडिचर में है? नॉन प्लान। जैसे आपने देखा होगा ये गैस वैस की सब्सिडी कम ज्यादा करते रहते हैं ना, ठीक है। ग्रांट टू स्टेट और यूनियन, आपने उधर देखा था कि हमको पैसा ग्रांट में मिलता भी है और इधर हम पैसा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं हम? स्टेट और यूटी को भी देने, ठीक है। पेंशन के पेमेंट करना, सर जैसे एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की कोई योजना चल रही है तो उस पे जो मान ले सब्सिडी देनी, तो उनको तो प्लान होगा ना कि प्लान पे ही देंगे। वो जो योजना है, सुनो, वो योजना प्लानिंग कमीशन की स्कीम में होना चाहिए। जो गैस की सब्सिडी है ना, वो प्लानिंग कमीशन की स्कीम नहीं है। गैस की सब्सिडी प्लानिंग कमीशन की स्कीम नहीं है। प्लानिंग कमीशन की स्कीम जो होती है नॉर्मली एजुकेशन, हेल्थ टाइप में, ऐसे टाइप में होती है, ठीक है। आगे, असिस्टेंस टू स्टेट फ्रॉम नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड। अभी आपने देखा था कि उसने एक फंड बना रखा, उस फंड में से कोई पैसा जाएगा तो वो इस कैटेगरी में आएगा। इकोनॉमिक सर्विस के लिए खर्चा करना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह में जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, वो। अदर जनरल सर्विस, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, टैक्स कलेक्शन, इनमें भी कोई खर्चा जा रहा हो। तो ये किस तरह के खर्चे हैं? सारे नॉन प्लान के कौन से खर्चे हैं? रिवेन्यू। नॉन प्लान के कौन से खर्चे हैं? रिवेन्यू। इसके साथ साथ सोशल सर्विस में, एजुकेशन वगैरह में खर्चा कर रही है नॉन प्लान में। और पोस्टल डेफिसिट, पोस्टल डेफिसिट का मतलब है जो पोस्ट ऑफिस का जो प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो पोस्ट ऑफिस किस में चलते हैं? हमारे घाटे में चलता है। तो पोस्ट ऑफिस में जो डेफिसिट है वो। एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब जो बिना कानून के भी कुछ खर्चे हो रहे हैं। एक तो वह विद लेजिस्लेटर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्ट पास करके कहिए हुए, कुछ और खर्चे। अमाउंट मेट फ्रॉम नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड, यहाँ पर ये कहता है जो नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड है उसमें कोई और पैसा देना पड़ गया तो वो आएगा। ये कौन सा ऊपर वाला जो था स्टेट का था, ये वाला स्टेट का था, ये किसका है? स्टेट का। और ये किसका है? सेंट्रल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ग्रांट भी देता है गवर्नमेंट, किनको? तो जैसे खुद ग्रांट लेता है वैसे ही खुद ग्रांट देता भी है। छोटे देशों को ग्रांट भी देता है, ठीक। अब नॉन प्लान में कौन से एक्सपेंडिचर आ गए? कैपिटल। तो देखो डिफेंस को उसने नॉन प्लान में लिया हुआ है। अगर हमारा मन है कि हम 10-12 जहाज ले आए,
तो हम उसके लिए मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उसे आप प्लान में लेके आएंगे। मीन्स आप इस चीज को डेफर कर सकते हैं। इस बार नहीं लेते, अगली बार लेंगे। इस बार 5 लेंगे, अगली बार 2 और ले लेंगे। ठीक है। कोई आपका नॉन प्लान का कोई कैपिटल आउटले, कैपिटल का मतलब ऐसा खर्चा जिससे आप कुछ कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहे हैं। सर ये डिफेंस अभी रेवेन्यू में भी आया था। हाँ, दोनों में आएगा। उसमें सैलरी और अदर खर्चे आएंगे। अच्छा अच्छा। जैसे मान लिया पासिंग आउट नहीं परेड हो तो रही है आर्मी की, हाँ ठीक है, कोई ऑनर कर रहे हैं, परमवीर चक्र का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे। यहाँ अच्छा पर जो आएगा, यहाँ पर आर्म्स एमिनेशन यानी हवाई जहाज, टैंक, पनडुब्बी वगैरह ले रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है। लोन टू पब्लिक इंटरप्राइज, अब देखो यहाँ पे वो यहाँ पर लोन भी देता है। किसको? पब्लिक इंटरप्राइज। पब्लिक इंटरप्राइज को जो लोन दे रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं। लोन टू स्टेट एंड यूनिटरी, यानी लोन जितने भी हैं वो लोन जो दिए जा रहे हैं वो कौन से काइंड में दिए जा रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन इनकी जो रिकवरी आएगी वो कहाँ आएगी? रिकवरी नॉन डेप्ट रिसिप्ट में, नॉन डेप्ट नॉन रिसिप्ट डेट में। ये नीचे होगा। अच्छा, इसमें कैटेगराइज नहीं किया ना, ये है नॉन डेट में आएगी। रिकवरी जो भी होंगी वो किस में आएंगी? नॉन डेट में। लेकिन जब इधर कर रहे हैं तो इधर किस में दे रहे हैं? वो डेट में, कैपिटल में, वो डेट में। चलो, अदर हो गया। अब टोटल नॉन प्लान क्या होगा? रिवेन्यू नॉन प्लान और कैपिटल नॉन। चलो, अब आया कौन सा एक्सपेंडिचर? प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक में अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह भी है। ठीक है। एक ही चीज को सर बहुत जगह यूज कर दिया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या चीज? एक ही चीज को बार बार किया हुआ है इधर उधर, जैसे डिफेंस को 2 जगह डाल दिया है। नहीं, वो इसलिए डाला हुआ है कि वो दोनों तरह के खर्चे होते हैं। हम्म, डिफेंस जो है सैलरी वैली भी देती है और वो आर्म्स भी खरीदती है, एमनेशन देती है। ये देखो, थोड़ी सी स्कीम्स के बारे में यहाँ दिया हुआ। यहाँ देखिए जरा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सो कॉल्ड नॉन प्रोडक्टिव एरियाज एंड इज मोस्टली obligatory in nature. It include salary, subsidy, loan, and interest. Planned expenditure, other hand, pertain to the money set aside for productive purpose, like various project of ministry. तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसको मानती है कि इससे बहुत लंबे समय में फायदा मिलने वाला है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, तो उसमें याद रखें। ठीक है। चलो, ज्यादा परेशान मत हो। खर्चा ये जिसका कुछ प्लान गोल और डिसाइड। नॉन से ही ऐसा कोई बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो आपको परेशान करे। ठीक है। अभी आप जो आगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ रहा है उसको जरा अंडरस्टैंड करिए। ठीक। चलो, तो प्लान एक्सपेंडिचर में अगेन रिवेन्यू और कैपिटल। एक छोटा सा करेक्शन मैं करना चाहूंगा। जो मैंने पिक्चर बनाई थी उसमें एक्सपेंडिचर में भी मैंने डेट नॉन डेट दे दिया था ना, तो इसको यहाँ इग्नोर कर दीजिए। ये जो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्लान नॉन प्लान की, तो वहां पर इन्होंने इस चीज को सेग्रीगेट नहीं किया। इस चीज को, ये जो डेट है और नॉन डेट, इन्होंने केवल उनको रनिंग में ले लिया है कि किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर है सीधे लिख दो। उन्होंने डेट और नॉन डेट ना दे करके कैपिटल को दिया हुआ है, एक नॉन प्लान का एक प्लान का। जैसे यहाँ पे डेट और नॉन डेट था ना, तो वहां पर उन्होंने कंसोलिडेट किया। ये कर। चलो, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्लान हो सकते हैं हमारे, और सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, और ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो सकता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। चलिए।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम बात कर रहे थे तो अगेन ये सेंट्रल प्लान और सेंट्रल, तो अगर प्लान की बात करेंगे तो इसमें कौन सा वर्ड आ गया, प्लान, सेंटर के प्लान। और एक्सपेंडिचर में अगर बात करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कोई ऐसा काम जिसमें प्लानिंग के तहत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा हो, और कोई ऐसा काम जैसे मिड डे मील। तो जो मिड डे मील होता है, मिड डे मील में कोई चीज क्रिएट नहीं होती, केवल बच्चों को खाना खिलाया जाता है। तो वो कौन सा प्लान हो गया, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर आप प्लान को और नॉन प्लान को ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक खास बात सुनिए जरा सब लोग, ये जो स्क्रीन है ये आपके 5 मार्क्स, ये स्क्रीन अगर केस स्टडी में आएंगे तो 5 मार्क्स। ये स्क्रीन आपके क्या है, 5 मार्क्स। ठीक है, अब मैं पहले इसको समझा देता हूँ, फिर आपको इस स्क्रीन पे लेके आऊँ। किसी गवर्नमेंट के रिसीट और एक्सपेंडिचर, किसी गवर्नमेंट की रिसीट है और एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीट अगर उसके पास 5 लाख की है, लेकिन उसके पास एक्सपेंडिचर आ रहे हैं 8 लाख। अभी प्लानिंग है, कर नहीं दिए, हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें, तो हम ये 3000 कहाँ से लाएं, 3 लाख कहाँ से लाएं। और ये 3 लाख हमारे लिए क्या है, डेफिसिट। डेफिसिट है, कहाँ से लाएंगे, लोन से You have to borrow. बोरो बिल्कुल करेंगे। बोरोइंग करेंगे। This investment. ठीक, हाँ, और ये बोरोइंग इज नोन एज डिफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कहलाती है, डिफिसिट फाइनेंसिंग, यानी डिफिसिट के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट इज नोन एज बोरोइंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं बोरोइंग, और इसी डिफिसिट का जो फिगर होता है वो इक्वल टू होता है किसके, बोरोइंग। मीन्स कोई भी आपको रिसीट में कमी आ रही है तो आपके पास नहीं है, तो आप कहीं से बोरो करोगे। अगर आपके पास बोरोइंग की फैसिलिटी नहीं है तो आपको ये खर्चे क्या करने पड़ेंगे, कहीं पर एडजस्ट करने पड़ेंगे, खर्चों को थोड़ा थोड़ा कम करके इसको कहां तक लाना होगा, 5 लाख। कहां तक लाना होगा सर, 5 लाख। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो आगे देखते हैं। तो ये जो चार मैंने बताया पेज, आपको क्यों बता रहा हूं मैं, आपके कितने मार्क्स का है, ठीक है, 5 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। तो अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे तो हम केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करेंगे, रेवेन्यू से। कैसे करेंगे, जो आपका स्ट्रक्चर है, आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पर है आपका रिसीट, और यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर। और रिसीट में भी कौन कौन सी है, एक तो आपकी कौन सी रिसीट है, रेवेन्यू, और एक आपकी एक्सपेंडिचर कौन सी है, रेवेन्यू। चाहे वो नॉन प्लान हो चाहे वो प्लान। ठीक है, पता लगा यहाँ पे फिगर आई आपके पास, यहाँ पर आई 6 लाख और यहाँ पे आई 4,80,000। इसका मतलब जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना होगा, 1,20,000। कोई डाउट नहीं है इसमें। मीन्स रेवेन्यू का इधर का पार्ट माइनस रेवेन्यू का इधर का पार्ट आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, अब वो आगे बात करता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो जैसे ही फिस्कल की बात आई और ग्रॉस की बात आ रही है तो आप जो फिगर है अपनी वो बेस वाली उठाओगे, यानी कि टोटल वाली, यहाँ पे टोटल वाली। उस टोटल वाली में रेवेन्यू भी होगा और क्या होगा,
एक्सपेंडिचर कैपिटल भी होगा, तो पता लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके 4 लाख है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, तो ये तो था रिवेन्यू डिफिसिट, लेकिन ओवरऑल आप देखते हैं जरा, ओवरऑल में आपके पास जो फिगर आ रही है वो यहाँ पे जब आप पूरे रिसीट को जोड़ रहे हैं तो 6,90,000 आ रही है। तो आपको कितना और चाहिए? 3,10,000। 10 ठीक है, 3,10,000, ये आपका फिस्कल डिफिसिट होता है, फिस्कल डिफिसिट। और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग करना, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोरो। तो हमारा कंट्री बोरो क्यों करता है? तो ये फिर से समझा दीजिए। हाँ बताते हैं। पहली बात तो एक्सपेंडिचर का टोटल उठा लेंगे आप, रेवेन्यू, ठीक है, कैपिटल, प्लान, नॉन प्लान सब से। हाँ सब उठा लेंगे। और जो आपका रिवेन्यू, जो सॉरी रिसीट्स है, जो आ चुकी हैं आपके पास या आने का एक्सपेक्टेशन है, उसे उठा लेंगे। रिमेनिंग जो पार्ट है 3,10,000, वो आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसी दूसरे सरकार से बोरो करेंगे, किसी दूसरी सरकार से क्या करेंगे? बोरो करेंगे। और अगर आप दूसरी सरकार से बोरो कर रहे हैं, दूसरी सरकार से बोरो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर आप दूसरी सरकार से बोरो कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने डिफिसिट को फाइनेंस कर रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या नाम जानते हैं? ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट। तो क्या कर रहे हैं? देखो, टोटल एक्सपेंडिचर में से क्या कर रहे हैं? ओवर रिवेन्यू रिसीट एंड नॉन डेट रिसीट। तो कौन सा पार्ट छूट गया आपका? यही तो छूटा। अगर आप रेवेन्यू साइड में रिवेन्यू का पूरा पार्ट ले रहे हैं और नॉन डेट का पार्ट ले रहे हैं, तो कौन सा पार्ट छूट गया आपका? बोलो। डेट पार्ट छूट गया। ये जो डेट पार्ट होता है, इसी को हम लोग फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। समझो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? इतना सुस्त रहोगे तो। यहाँ देखिए, तो बोरोइंग है, उसको छोड़ देना है। यहाँ देखिए, इससे शायद समझ में आ जाएगा। आपका ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल आपका क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और आपके पास जो आने की उम्मीद है पैसा, एक तो इससे उम्मीद है पूरी, टैक्स हो चाहे नॉन टैक्स हो, और आपको इससे उम्मीद है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है आपको एक तरह से असिस्टेंस के फॉर्म में मिलने वाला पास, ठीक है। अब बचा हुआ पैसा आप कहां से लाओगे? बोरो। बोरो करोगे, और बोरो को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? डेट। डेट। इसी डेट को हम लोग फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं, आगे ठीक है। हाँ इसीलिए वो ऐड नहीं हो रहा है सर उसमें ना। हाँ, इसीलिए ऐड नहीं हो रहा ना। हाँ मतलब आपका राइट हैंड का पूरा पार्ट और लेफ्ट हैंड के इस पार्ट को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यही तो डिफिसिट है, इसी का तो रोना है, ठीक है। चलो, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो शायद पकड़ में आ जाए आपको। अब उसके बाद फिस्कल डिफिसिट हो गया, अगला कौन सा है? नेट फिस्कल डिफिसिट। अगला कौन सा है? नेट। यानी उस फिस्कल डिफिसिट में एक वर्ड आ गया, उसका नाम क्या है? नेट। इसका मतलब ये हुआ कि उस फिस्कल डिफिसिट में कुछ एडजस्टमेंट होने हैं। क्या होने? डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट एंड नेट लैंडिंग, ठीक है। अभी तक आप किस बात से रो रहे थे कि हमारी सरकार को कितना रुपए चाहिए?
इसमें फिस्कल डिफिसिट कितना आया था? 3,10,000। 3,10,000। 10,000। ठीक है, अब मुझे आपको ये बताना है कि जो एक्सपेंडिचर साइड है, इस एक्सपेंडिचर साइड में क्या आपने किसी को उधार दे रखा है? कोई आपने फॉरेन गवर्नमेंट को कुछ कर्जा दे रखा है? बोलो। प्लान वाला, नॉन प्लान वाला। दे सकते हैं सर? हाँ, दे सकते हैं। नहीं दिया है। मान लीजिए, नहीं अभी यहाँ दिखा नहीं रहे, लेकिन दे तो सकते हैं ना। अगर मान लिया आपने 2 लाख दे रखा है, 2 लाख का दे रखा है, तो बजट तो आपका बिगाड़ रहा है ना। इस 2 लाख की वजह से आपको यहाँ कितना दिख रहा है एक्सपेंडिचर? 10 लाख। 10 लाख दिख रहा है। आपने किसी को लोन ना दिया होता तो कितना दिखता है? 8 दिखता। उस कंडीशन में आपका फिस्कल डिफिसिट कितना होता? 1,10,000। 1,10,000। इसी वाले फिस्कल डिफिसिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर उस केस में हम इसको दे ही ना, ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन वाले को नहीं देना क्योंकि हमारे को खुद को डेफिसिट की जरूरत है, हम उसको हाँ, दे ही मत ना। दो, मत दो। ठीक है, लेकिन पड़ोसी तारीफ कैसे करेंगे आपकी? हैं? तो इसीलिए जो बैंक लोगों को कर्जा देते हैं, वो बैंक कर्जा लेते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो छोटे छोटे देश हैं, वो सीधे अमेरिका वगैरह में अप्रोच नहीं कर पाते, उनको हम फंडिंग करते, हम लोन देते हैं। पड़ोसी देशों को। हाँ, श्रीलंका को, नेपाल को, बांग्लादेश को हम लोन देते हैं। ठीक है, और हम कहाँ से लेते हैं? अमेरिका बड़े से, वर्ल्ड बैंक, बड़े वर्ल्ड बैंक, IMF। हाँ ठीक है, तो अब आप समझ गए कि फिस्कल डिफिसिट और नेट फिस्कल डिफिसिट में क्या फर्क है। मींस आपने जो लोन दे रखे हैं वो एक्चुअली ना दिए होते तो आपका फिस्कल डिफिसिट थोड़ा सा कम होता। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल पर्सनल लाइफ से ले सकते हैं। आपने 5 लाख का लोन ले रखा है। लोन लेना मतलब फिस्कल डिफिसिट, लोन लेना का मतलब फिस्कल डिफिसिट। लेकिन अदर हैंड में आपने एक फ्रेंड को 50,000 लोन भी दे रखा है। ऐसा होता है? आपने भी लोन ले रखा है लेकिन अपने दोस्त को 50,000 दे भी रखा है, तो नेट फिस्कल डिफिसिट कितना हो जाएगा? 450। जो दोस्त को दिया उसको घटा देंगे। बस, मीन्स आप रो रहे हैं कि मैंने कितना कर्जा लिया हुआ है? 50 लाख का। 5 लाख का। लेकिन तसल्ली किस बात की है कि नहीं भाई 50,000 तो मैंने किसी को दे रखे हैं, वहां से आ जाएंगे तो मेरा नेट फिस्कल डिफिसिट कितना है? 4,50,000 4 लाख है। ठीक है, चलो अब बात आती है ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? तो प्राइमरी डिफिसिट में कह रहा है कि जो आपका ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट निकला था उसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट हटा दीजिए। ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट हटा दीजिए। तो इसको हम चार्ट में लेके बनाते हैं तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमारा कौन सा डेफिसिट आया था? रेवेन्यू। ग्रॉस, सॉरी, सबसे पहले आया था रिवेन्यू। रिवेन्यू डिफिसिट तो बहुत ही क्लियर है, क्या है? सिंपल, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट, यही है ना? अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका ग्रॉस फिस्कल। इसमें क्या करा था हमने कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से रिवेन्यू रिसीट और नॉन डेट रिसीट को क्या किया था? माइनस में। किस चीज को छोड़ दिया था हमने? डेट रिसीट। वही डेट, इसीलिए इसको बोलते हैं डेट भी बोलते हैं या बोरोविंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरोविंग। ठीक है, अगला आता है, अगला क्या है? नेट फिस्कल।
नेट फिस्कल। तो उसमें क्या होगा, ये जो ऊपर की फिगर है यानी कि ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट में से माइनस क्या करेंगे, लैंडिंग टू माइनस अदर्स। ठीक है, अब आता है प्राइमरी। अब क्या आता है, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या था, उसमें भी आप ग्रॉस फिस्कल को ही ले रहे हैं, उसमें भी किसको ले रहे हैं, ग्रॉस फिस्कल को ले रहे हैं ये। लेकिन इसमें से माइनस आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट। क्यों, इसको कुछ इस तरह मैं समझा सकता हूं आपको। कोई दुकानदार है, उसने दुकान खोली और उसने एक मुद्रा लोन ले लिया 5 लाख का, 5 लाख का मुद्रा लोन ले लिया। इस पर उसे 25,000 पर एनम क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। उसने अपनी बैलेंस शीट बनाई, P&L बनाया, P&L में उसको जो फायदा हुआ वो हुआ 60,000। ठीक है, तो वो अपने आप को क्या तसल्ली देता है, वो कहता है मुझे 60,000 फायदा नहीं हुआ, मुझे फायदा तो हुआ था कितना, इतना 85। 85। लेकिन उसमें से 25,000 कौन ले गया, मेरा बैंक बैंक। बैंक ले गया। तो कहने का मतलब हुआ आपका कारोबार आपको क्या दे रहा है, फायदा दे। 85,000। आपको अपना जो बिजनेस है वो 85,000 का प्रॉफिट दे रहा है। अगर मैंने लोन ना लिया होता तो मुझे 85,000 का प्रॉफिट होता, लेकिन क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ है इसलिए मुझे प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, 60,000। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है, वो जो डेफिसिट का कारण है, उसमें एक मेजर पार्ट कौन सा है, इंटरेस्ट। इसका पेमेंट है। इंटरेस्ट का है। तो सरकार कहती है कि ज्यादा उदास ना हो कि आपका कितना ही बड़ा फिस्कल डिफिसिट है, लेकिन उस फिस्कल डिफिसिट में अगर मैं एक चीज एडजस्ट कर लूं, कौन सी वाली, इंटरेस्ट पेमेंट। तो मैं अपने मन को तसल्ली दे सकता हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1 रुपए में से 18 पैसे कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे जा रहा है। और इस 18 पैसे की वजह से मुझे अपने फिस्कल डिफिसिट को क्या करना पड़ा, 18 पैसे एक्स्ट्रा अरेंज करने पड़े। तो ये मतलब हुआ अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे अरेंज ना करने पड़ते तो आपका जो फिस्कल डिफिसिट है वो किस नाम से जाना जाएगा, प्राइमरी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है नेट प्राइमरी डिफिसिट। तो कहता है, अगेन वही कहता है, जो ग्रॉस है वो ग्रॉस से निकला है, जो नेट है वो नेट से निकला है। और दोनों प्राइमरी डिफिसिट में किस चीज को उसने हटा दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट को। इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, और यहाँ वर्ड यूज किया हुआ है नेट इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ वर्ड क्या यूज किया हुआ है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए क्या करते हैं, दोनों तरह के इंटरेस्ट का एडजस्ट। हाँ दोनों तरफ हुआ। मान लिया आप दे रहे हैं और ले रहे हैं, आप नेपाल से कमा भी तो रहे उस चीज को। तो अगर आपको नेट प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो आप ये वाली फिगर लेंगे, नेट वाली, ये वाली नेट फिस्कल डेफिसिट में माइनस करेंगे इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट से मतलब क्या है, आपने कुछ पे किया होगा लेकिन कुछ रिसीव भी किया, यानी नेट प्राइमरी डेफिसिट में एवरी टाइप ऑफ इंटरेस्ट को हटा दो। किसमें से हटा दो, इस वाले पार्ट, यहाँ से। मतलब जो हमें एक इनकम के तौर पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी हटाना है इसमें से। हाँ देखो इधर देखो, ये मैं नेट फिस्कल डिफिसिट वाले को सही कर रहा हूँ, यहाँ माइनस लिख रहा हूँ और माइनस में 2 पार्ट लिख रहा हूँ, क्या, पेड, मैम जो मिल रहा है नहीं पेमेंट कर रहे हैं वो वाला हटाना है। नहीं दोनों दोनों का एडजस्टमेंट।
सर दोनों ऐसे का तो ये difference। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो मिलेगा उसको ऐड कर रहे हैं फिर हम तो। हाँ तो मैं बताता रहा हूँ, यहाँ ये अच्छा। नेट का मतलब होता है दोनों का एडजस्टमेंट। तो जो पेड है हमारा वो कितने पैसे हैं, 18। 18। और जो रिसीव है, रिसीव कितना दिखाया था उस पिक्चर में, रिसीव दिखा रहा था यहाँ पे, उसमें मान लीजिए 10%। वो नॉन टैक्स में ऐड है, तो 9 पैसा दिखा रहा है। मान लो 2-4 पैसा भी हो, कितना हो सकता है, मान लो 2-4 पैसा हो, तो यहाँ पे 4 कर दिया, तो 18 माइनस 4, तो कितना आया, 40। तो उससे क्या हुआ, आपका नेट फिस्कल डिफिसिट थोड़ा सा 4 पैसे कम हो गए। तो ये जो चीज है इसकी जगह क्या यूज करेंगे, -40। आगे बात समझे। एडजस्ट कर लेना है दोनों को, हाँ पेड माइनस। ठीक है, चलो अब जो है इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अब, न्यूमेरिकल की। और न्यूमेरिकल का एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है, और सॉल्व भी है, वो सॉल्व भी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ये टेबल है, इसमें 5-7 ईयर का दे रखा है बजट, ठीक है। तो 5-7 ईयर का बजट दे रखा है, इसको मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से बनाया हुआ है, 1920 तक का बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्बर्समेंट वर्ड है, तो पहले तो आप इससे कंफ्यूज हैं क्या, एक्सपेंडिचर मान लें सर इसमें। बिल्कुल। तो जब गवर्नमेंट का बजट आता है तो उसमें वो वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डिस्बर्समेंट यूज करते हैं, क्या करते हैं, डिस्बर्समेंट। तो सर ठीक है, क्या कहा आपने कि डिसबर्समेंट को क्या माना जाएगा, एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अच्छा अच्छा। ठीक है, पता लगा क्वेश्चन आ गया, आप इसी में परेशान हो गए, ठीक है, ये तो हमने सुना ही नहीं। अच्छा, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंट, अभी हमने पढ़ा था, डेवलपमेंटल का मतलब स्कीम या प्लान, प्लान। ठीक है, प्लान मान और लें इसको सर। हम लोग नॉन प्लान, ठीक है। प्लान। तो डेवलपमेंटल में हमने रिवेन्यू, कैपिटल और लोन्स 3 कैटेगरी में किया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रिवेन्यू, ये ये रिवेन्यू का लोन, पार्ट है, सर ये लोन दिए हैं, ये वही वाला है ना जो डिसबर्समेंट में दिखा हाँ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिस्बर्समेंट मैंने हमारी तरफ से लोन का जाना, हाँ गया है। ठीक है। और नॉन नॉन डेवलपमेंट में भी है और डेवलपमेंट में भी, ठीक है। अच्छा फिर नीचे अच्छा। इन्होंने दिया हुआ है रिसीट को, तो रिसीट बिल्कुल सेम वैसी है, क्या दिया हुआ पहले, रिवेन्यू, और फिर नीचे क्या दिया हुआ है, नॉन रिवेन्यू, ठीक है, वो मतलब कैपिटल। तो जब रिवेन्यू की बात आएगी तो रिवेन्यू में पहली रिसीट कौन सी होती है, टैक्स। और दूसरी कौन सी होती है, नॉन टैक्स। नॉन टैक्स। और उसके बाद क्या होता है, आपका जो रिसीट होती है, आपकी रिसीट डेट रिसीट नॉन और नॉन नॉन डेट। डेट रिसीट, डेट रिसीट और नॉन डेट रिसीट, नॉन डेट। ठीक है। अब जब बात आई फिस्कल डिफिसिट निकालने, तो फिस्कल डिफिसिट में जो आपके टोटल खर्चे हैं, टोटल खर्चे कितने हैं, ये दिख रहे हैं, डिसबर्समेंट। हाँ, इसमें से आप रिसीट वाला सारा अगर एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना है देखो, 328.52 है, 328 टोटल रिसीट। हाँ, रिसीट्स कितनी है यहाँ पे, 318 और कितना है 9737। तो इनका जो डिफरेंस है, इसमें क्या चीज हटा दी, इसका मतलब ये है कि इतना पैसे का कर्जा ले रहे हो, इतने पैसे क्या ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, डेप्ट वाला कहाँ दिखा रहा क्या चीज, डेट रिसीट। है? डेट रिसिप्ट कहाँ दिखा रहा है? भाई ये 318 है ना, और ये 328 है, तो 318 से 28 बनाने में लगभग 9 लाख रुपए चाहिए ना आपको, 836, तो कोई करो इसे, 328.5210 माइनस 318 318 977। हाँ सर 95,000 आ रहा था, लेकिन नीचे आंसर कुछ और आ रहा है।
अभी एक मिनट देखते हैं। लगभग 965 आ रहा ना, तो 965 में हाँ 965 में इसने कहाँ से एडजस्टमेंट किया होगा? सर नॉन डेट हटाएगा ना, नॉन डेट हटाएगा नहीं इसमें से। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में तो सर वही होगा ना, नॉन डेट भी तो उठाते हैं। हेलो, नहीं, फिजिकल में तो टोटल रिसीट भी फिजिकल तो में दे तो सिर्फ रखी डेट है। हटाते हैं। 95473 सर नॉन डेट ऐड भी तो करते हैं, तभी तो डेट हटाएंगे ना। मतलब टोटल रिसीट में से जो क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट की जो क्या बोलते हैं नॉन डेट वाली है, वो भी हम ऐड करते हैं, सिर्फ डेट वाली छोड़ देते हैं, अब सिर्फ तो डेट वाला इसमें पार्ट छोड़ते हैं उसमें। कैपिटल का हम नॉन डेट पार्ट हम ऐड करते हैं, डेट वाला पार्ट छोड़ देते हैं। ये दिया है 1 माइनस 2.1 और 2.2, 1 माइनस 2.1, 2.1 में पूरा कौन सा पार्ट आ गया? रिवेन्यू तो हटाते ही हम लोग, और 2.2 में कौन सा आ रहा है? और डेट वाला पार्ट इसमें ऐड नॉन किया है डेट ना, पार्ट, नॉन डेट वाला पार्ट इसने ऐड किया, वही मैं बोल रहा हूँ। नॉन डेट और ये, यानी 228 सॉरी 2387 और 60, इन दोनों को प्लस किया और माइनस किस में से किया हुआ है? 1 में से। 1 कितना है? एक्सपेंडिचर में 3285। तो इसमें अगर हम करेंगे तो 3285 माइनस कौन सा? 2387 माइनस आपका 2.2 क्या है? 61। इससे चेक करना जरा, ऊपर क्या था सर ऊपर? ठीक है सर, आ रही है आंसर। यही है ना? ये आ जाएगा। ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहाँ पे हाँ सर अभी आया। एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सर फिर ये टोटल रिसीट इसमें डेट को भी ऐड कर रहा होगा ना, तभी वो हाँ, 31 इसमें डेट 89 हो रहा कहीं होगा। कहीं ऐड होगा, तो हमें अच्छा। इंडिविजुअल आइटम के हिसाब से करना है। हम टोटल एक्सपेंडिचर में से आपका रिवेन्यू का टोटल पार्ट और नॉन डेट का पार्ट अगर हम माइनस कर दें तो जो बचेगा वो बेसिकली कौन सा पार्ट बचेगा? डेट वाला डेट पार्ट। वाला और इसी को हम लोग ग्रॉस फिजिकल फिजिकल डेफिसिट डेफिसिट। बोलते हैं। ठीक है, फिर ये टोटल शिफ्ट से अगर है? माइनस करते टोटल अगर नॉन डेप्ट वाले को माइनस कर दे तो फिर डेप्ट नहीं आ जाए। सर आपने वहां चार्ट में भी यही चीज बनाई थी, आपने डेट पार्ट को सिर्फ डेट छोड़ पार्ट दिया को था, आपने क्रॉस किया था, सिर्फ डेट पार्ट को क्रॉस क्रॉस किया किया था, नॉन डेट पार्ट को ले लिया था आपने। और ये भी बताया था कि वही डेट पार्ट हमारा फिजिकल बोरोइंग डेफिसिट, या borrowing ग्रॉस कराता फिजिकल है। सर, ग्रॉस चलो, फिजिकल डेफिसिट। अब अगला जी सर। देखो कि ये इसमें थोड़ा एक्सप्लेन एडिशनल किया हुआ है कि हम जो फाइनेंसिंग ला रहे हैं 83 की, कहाँ से ला रहे हैं? कुछ तो ला रहे हैं अपने घर घर के अंदर से, और कुछ कहाँ से ला रहे हैं? बाहर से। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी ये है कि जब आप बाहर से पैसा ला रहे हैं वो इतना है और डोमेस्टिक फाइनेंसिंग इतनी है। डोमेस्टिक फाइनेंस समझ रहे हैं कि नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे इन्होंने 3 वो लिए हुए कि जो गवर्नमेंट का खर्चा है और दोनों में इसने डोमेस्टिक फाइनेंसिंग में सबसे ज्यादा ये है नॉन बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, मतलब बैंकों के अलावा लिया हुआ पैसा। ठीक है, बैंकों के अलावा लिया हुआ पैसा। और ये यहाँ पर क्या है इसने जो ये माइनस क्यों आ रहा होगा पता है? माइनस क्यों है ये? बाहर से आया। मतलब गवर्नमेंट इनको ज्यादा दे रखा होगा, गवर्नमेंट भी दे रही है किसी को, गवर्नमेंट भी दे रही है किसी को, तो वो एडजस्टमेंट कर रखा है 8611 में। ये इतना एडजस्टमेंट करने के बाद ये फिगर आ रही है, और बाहर से कितना उठा रखा है ये। अच्छा एक चीज और, ये जो डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है ना 82 वाली, ये एलोबरेट कर रखी है
इतना मार्केट से ले रखा, अभी हमने पढ़ा था ना ये सारे कंपोनेंट, याद आ रहा? मार्केट से उठाना है, स्मॉल उठाना है, स्टेट प्रोविडेंट, रिजर्व फंड, डिपॉजिट एडवांस, कैश बैलेंस एंड अदर, यहाँ से अपना काम चलाती है। सर ये जो नेट लिखा हुआ है ये साइड में सर, क्या मतलब है इसका? जो नेट बैंक है, नहीं, ये जो नीचे डोमेस्टिक फाइनेंसिंग में भी मार्केट बोरोइंग के आगे नेट लिखा है, स्मॉल सेविंग के आगे नेट लिखा हुआ है। नेट लिखा है का मतलब कुछ ले रही है कुछ दे रही है, लेकिन आज की तारीख में इतनी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसको मैं शेयर करता हूं, इसके साथ एक और चीज शेयर करूंगा, लेकिन मेरी बिल्कुल स्पेशल कहना यह है, अगर आप करेंगे नहीं ना तो कुछ नहीं होने वाला, और आप इसको भी खो देंगे फिर। अगर आप नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत भी बेकार है और आपका भी सब कुछ बेकार है। सर एक मिनट, थोड़ा इसको सर इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कीजिए, उसमें माइनस आ रहा था ना, तो मुझे उसके बारे में कुछ पूछना था, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। माइनस का मतलब ये है कि नहीं आपने एडजस्ट कैसे करना है सर उसको? ये सर एक स्टेप आप ऊपर जाइए थोड़ा, ये स्क्रीन जो हाँ यही, ये सर नेट बैंक क्रेडिट है ना, वो माइनस है, नेट आरबीआई माइनस है, नॉन बैंक ये प्लस है, तो इसको इसी वे में माइनस प्लस करना है क्या? हाँ, माइनस प्लस करना है। 823630 से जो आपकी प्लस की फिगर है इसका मतलब आपने ले रखा है, माइनस की फिगर है आपने दे रखा है। अच्छा, वो तो ये बेसिकली पॉजिटिव रहेगी, वो आरबीआई ने प्लस। जो कर्जा दे रखा है उसको ये मान रहे हैं हाँ कि वो उनका कर्जा नहीं है। एक सीट में और दिखा रहा हूँ, जरा इसको भी देखिए, जरा हल्का सा ट्राई कीजिए, आ जाएगा समझ में, ठीक है। हल्का सा ट्राई कीजिए, इसको मैं सेपरेट भी दे दूंगा फाइल को। नहीं इसमें सर, आ देखो रहा है, नजर आ रहा है। हाँ, जितने भी हेडिंग है ना, जितने भी हेडिंग्स हैं इसमें आपको बिल्कुल जैसे हमने बताया वैसे ही दिए हुए हैं। देखो इसने दिया हुआ रिवेन्यू रिसीट, और फिर क्या दिया हुआ कैपिटल रिसीट, और इन दोनों को मिला लिया तो क्या बन गया इनका रिसीट। ठीक है। और इसमें जो कैपिटल रिसीट है उसमें लिखा हुआ है बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी। तो अगर मैं बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी को लूंगा तो यही मेरा एक तरह से क्या है, फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। डेट वाला पार्ट है ये। हाँ, रेड वाला जो 510 वाला पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद में अगला पार्ट देखता हूँ, फिर एक्सपेंडिचर पे आता हूँ। तो नॉन प्लान और प्लान है, नॉन प्लान और प्लान है, नॉन प्लान और प्लान, इन दोनों को मैं 8, 9 और 13 को जोड़ूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आपका जो मैंने बताया था एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो जितने भी डेफिसिट हैं वो सबसे नीचे निकाल रखें। कितने निकाल रखें? पहला वाला कौन सा है? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू में कौन सा आइटम लिया उन्होंने? 17 - 1। तो रिवेन्यू डेफिसिट तो बहुत आसान है, क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब एक इसमें एक नया ले लिया जो बुक में नहीं है आपका, इफेक्टिव रिवेन्यू रिसीट। तो इफेक्टिव वाले में उसने एक आइटम और घटा दिया, 18 नंबर वाला। 18 नंबर वाला क्या है? ऑफ विच ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ। तो ये कहता है कि जो पैसा आपने किस काम के लिए लिया हुआ, कैपिटल एसेट, कैपिटल, यानी कि आपका ऐसा हो सकता है कि आपने 100 किलोमीटर की क्या बनानी है, रोड। तो ये किस तरह का खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी कोई भी आदमी देखता है तो आज की तारीख में सर्विस क्लास वाला 80% लोग हाउसिंग लोन लिए होते हैं या नहीं होते हैं? Yes, sir. लेकिन कोई बुराई नहीं करता उसकी, क्यों नहीं करता? एसेट क्रिएट होता है, क्योंकि एसेट क्रिएट होता है। तो वही चीज सरकार की भी है। सरकार कह रही है जो मुझे रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है कोई बात नहीं, उसमें से जो बाहर से विदेश से पैसा आया है कुछ, उससे मैंने क्या काम कर लिया, रोड बना दिया। हाँ, तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का काम है। सर ये लोन के रूप में नहीं आया ना, लेकिन ये तो ग्रांट में आया है ना। यहाँ पे
ये ग्रांट फॉर क्रिएशन कैपिटल एसेट, मतलब ये ग्रांट नहीं, के रूप में पैसा आया है, उसमें आया नहीं नहीं, आया आया लोन नहीं, में। सॉरी, एक्सपेंडिचर में आया नहीं, गया है ना, अच्छा, एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जैसे अफगानिस्तान को पैसा दिया है ना आपने, हाँ हाँ, क्या करा अफगानिस्तान उस पैसे का? गोली बंदूक खरीदा उसका, वहां की संसद बनी है ना, अच्छा, पहले वाला। वहां की जो पार्लियामेंट बनी है अफगानिस्तान की, वो भारत से फंडेड है। तो बहुत अगर वो ज्यादा पैसा ना देते तो हमें खर्चा कम होता। तो अच्छे काम के लिए दिया हुआ पैसा आपके डिफिसिट में से माइनस कर लिया उसको, ठीक है। तो रेवेन्यू डिफिसिट थोड़ा सा आपका क्या हो गया, कम हो, ठीक है। अच्छा, फिस्कल डिफिसिट देखो, ऊपर ये फिगर देखी थी हमने, यस, यही थी ना 5-10। तो उसमें क्या करा, तो जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से 3 आइटम उसने से माइनस करा, कौन सा छोड़ दिया? डेट वाला। डेट वाला। प्राइमरी डिफिसिट में कहता है कि जो आपका फिस्कल डिफिसिट हुआ है उसमें से 11 नंबर आइटम और माइनस कर दो। 11 नंबर आइटम कौन सा है? इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ का देखिए, होगा। नेट इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने बात कही थी ना, अगर हम इंटरेस्ट का रोना रो दे, छोड़ दे, तो मेजर पार्ट हमारा कहाँ जा रहा है? 18 पैसे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट ना होता तो हम लोग मजे की जिंदगी जी रहे होते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं दोनों चीज शेयर करूंगा और ये मैंने साफ साफ बता दिया। कोई अगर सोच रहा है कि इतनी क्लास से उसके 5 नंबर हो जाए तो गलत फहमी में। अगर आप प्रैक्टिस करके बनाएंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। और ये जो मैंने टॉपिक आपको कराया है, ये बेस्ट अवेलेबल मटेरियल के साथ कराया। मीन्स आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप उसको देखिए, कैलकुलेटर यूज करिए, देखिए कहाँ से कहाँ फिगर आई है। 2-1 घंटा देंगे तो अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं, ठीक है। सर इसमें न्यूमेरिकल्स किस तरह से आएंगे? जैसे एक तो तरीका यही है कि आपको ऐसा चार्ट दे देगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको फिस्कल डिफिसिट, मतलब जो 5 कंपोनेंट दे देगा, फिस्कल डिफिसिट, इंटरेस्ट, लोन, बोरोविंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस, ऐसे करके देगा। उसमें से आपसे रिवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, नेट फिस्कल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट और नेट प्राइमरी डिफिसिट निकलवा सकता है, ठीक है। और अगर थ्योरी का आएगा तो कोई भी आइटम पूछेगा, वो पूछेगा ये आइटम कौन से हेड में आता है। तो कितने मार्क्स का टॉपिक है ये? क्या कह रहे हैं? कितने मार्क्स का है ये टॉपिक? ये केस स्टडी में 5 मार्क्स का आएगा और Okay. थ्योरी में आएगा तो 1-2 मार्क्स का आएगा, ओके। ठीक है। तो ये दोनों चीज मैं शेयर कर दूंगा। और अगली क्लास भी हम लोग, कितने बजे अगली क्लास हमारी? 11 o'clock 11 हाँ, बजे। बस 3 ठीक है। क्लास, 11 बजे। क्या चीज? बस 3 क्लास है। आज, हाँ। अभी जो है शाम को आपको जो शाम की एक क्लास है, एक अभी 11 बजे, शाम होते तो ठीक सर है। बाउंस होने लगेगा सर। और सैटरडे संडे का यूज कर लीजिए, अगर आपको सिंसियरली पेपर देने हैं। नहीं देने तो अगली बार कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक काम करिए कि मैं आपको इतना फिगर दे रहा हूं, इसमें से आप वो निकालिए जरा। ये एक ही स्क्रीन में कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लेना आप लोग, हैं छोटा करता हूँ। ग्रुप में डाल दीजिएगा ना। अरे वो तो बाद में डालूंगा, फिर अभी तुम ग्रुप में ही पढ़ा रहने दोगे। अभी ठीक कह रहे हैं सर। अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोग करिए मेरे सामने, तब ठीक है। ठीक है, तो ठीक ये है। दूसरे वाले कॉलम का, दूसरा कॉलम है ना, इस कॉलम का निकालिए, इस वाले कॉलम का। सर क्या निकालना है सर? रेवेन्यू से रेवेन्यू डेफिसिट ना सब कुछ निकालना हाँ, रेवेन्यू, 11 फिस्कल, प्राइमरी। सर रेवेन्यू डेफिसिट 394472। है। यस सर 394472 आ रहा है। आ रहा है 394472। रेवेन्यू डेफिसिट देखो आपका। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 1530। 1536047 और रिवेन्यू रिसीट कितना है 4157 114155. 394472।
114,157। अब माइनस करिए, जो आएगा वो होगा आंसर। 394472। कितना? 394472। 394472 आ गया आपका। ठीक है, देखिए जरा, ये है, दिख रहा है? ये दिख रहा है? हाँ सही है ना? ठीक है। अब इफेक्टिव रेवेन्यू की बात उसने कही थी, उसने कहा था कि आपने जो ग्रांट दे रखी वो हटा दो। तो जो 132 वाली दिख रही है, ये वाली, हाँ 132 ये माइनस कर दो आप उसमें। तो ये माइनस करोगे तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इफेक्टिव रेवेन्यू हालांकि बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात आती है फिस्कल डिफिसिट की। तो सर फिस्कल इसमें डिफिसिट में 268 आ रहा है, हमारा 262 आ रहा है। हाँ मेरा भी 262 आ रहा है सर, मेरा भी। वो 6 कोई 2 वैसे आ रहा है मिस्टेक सर भाई। होगी थोड़ी, वो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली यही है कि ठीक है, 20 में से 18 नंबर कॉलम को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलो अगला देखो। फिस्कल में क्या कहता है कि जो आपका ग्रॉस टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये है। इसमें से आप ये 3 आइटम माइनस कर दीजिए। किसको छोड़ देंगे आप? डेट वाले को। डेट वाले को छोड़ दें। तो देखते हैं कौन से वो आइटम है 3। यहाँ देखिए, सर इसको तो सीधा बोरोइंग जो है वही डाल दो बस सीधा, है ना? वो भी क्योंकि आंसर हो सकता नहीं है। तो सुनो, वहां पे एग्जाम में हो सकता है बोरोइंग की फिगर नहीं देगा आपको ना, नॉन देगा, डेप्थ छोड़ देगा। वो देगा ही नहीं, नहीं कुछ भी नहीं देगा आपको, वो बैलेंस करके नहीं देगा ना आपको, वो आपको बैलेंस करके देगा ही नहीं। आपका ये वाला आइटम गायब कर देगा वो। कौन सा वाला? ये वाला आइटम 7 देगा ही नंबर। नहीं। आपको इतनी इंफॉर्मेशन तो रिसीट में देगा और बाकी इंफॉर्मेशन टैक्स में देगा वो। बात समझे? तो यहाँ पर कौन कौन से आइटम की बात कर रहा हूँ, वो कहता है कि जो रेवेन्यू रिसीट है उसे तो पूरा ले लो, यानी कि ये प्लस 5 नंबर वाला ले लो और 6 नंबर वाला ले लो, ये इन दोनों को प्लस कर लो और किस में से घटा दो? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना? ठीक है, निकालो जरा, इतना आता है। 314219 आया। 55649 आ रहा है आंसर सर। हमारा नहीं आ रहा। देखो कहाँ गलती हो रही है, देखो। सर 1777477 टोटल एक्सपेंडिचर है। नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर तो गिवन है ना। हाँ तो 1777477 दिया हुआ है। हाँ, रेवेन्यू रिसीव्ड है 1141575 4 और 7। ठीक है, सर ऊपर कीजिए स्लाइड को थोड़ा। ठीक, और आप गलती पता क्या कर रहे हो? हाँ आप गलती ये कर रहे हो कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उठा रहे हो गए। हाँ शायद यही हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर टोटल था ना, 1777477। ठीक है सर। टोटल 1, ये इधर करता हूँ, अब 177। यहाँ पूरा कर देता हूँ। आपका ये उठाना है और उसमें से ये माइनस करना है और ये माइनस करना। ठीक है, अब कर देना। 614396 सर आ रहा है। आ गया सर, आ गया सर, मेरा आ गया। ठीक है, अभी भी नहीं आया आपका? सर कितना आ रहा है? 614396 आया। नहीं मैडम, 5555649 आ गया। 5555649 आया। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, अभी दोबारा करती हूँ। अरे इन तीनों को ऐड किया आपने? हाँ इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है ये बताओ। अच्छा, 1221828 माइनस कर लो इसमें से। 742 आ गया सर। 555649 सर आ गया। ठीक है, अच्छा एक एडिशनल चीज, इस एग्जांपल में आपको नेट का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, मतलब ये जो आपका निकल रहा है ना फिस्कल Net. डिफिसिट, जरा नेट फिस्कल डिफिसिट निकाल दो आप लोग सब लोग। सर प्राइमरी पता चले। नहीं, उसमें आप वो करोगे ना, लैंडिंग हटाओगे ना। अच्छा नेट फिस्कल डिफिसिट से लैंडिंग हटा दो जो आपने दूसरों को दे रखी है।
अब डिपेंड करता है, अब जैसे इस क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, है आपके पास नहीं है, इसीलिए नहीं निकाल रहा। अगर मैं आपको अपने तरफ से बना के दे दूं, यहाँ जो एक्सपेंडिचर है ना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर और दे दूं मैं आपको कि उसने जो लैंडिंग कर रखी है वो 35693 कर रखी है, तो क्या करेंगे आप, उतना माइनस कर देंगे, ठीक है, उतना क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। और अगर प्राइमरी डिफिसिट की बात कर रहे हैं तो जो फिस्कल डिफिसिट आया है उसमें से कौन सा आइटम हटा रहे हैं, देखो 11 नंबर, 11 नंबर कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट हटा देंगे तो आगे। चलिए